मेरा नाम नीलम है। ये कहानी मेरी बेटी पारुल और उसकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। मैं बिजनौर के एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ। जब मैं विधवा हुई तो मेरे माँ-बाप ने समाज के डर और हालातों के दबाव में मेरी दूसरी शादी कर दी। जिस व्यक्ति से मेरी शादी हुई उसका पहले से एक बेटा था और मेरे पास मेरी एक बेटी थी। हम सब एक ही घर में रहने लगे। घर छोटा था इसीलिए मजबूरी में मेरा बेटा और मेरी बेटी एक ही कमरे में सोते थे। शुरुआत में मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा क्योंकि मैं अपनी दुनिया की उलझनों में ही उलझी हुई थी। लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने एक अजीब सी बात नोटिस की। हर सुबह मेरी बेटी चुपचाप उठती, सबसे पहले बिस्तर की चादर बदलती और फिर बिना कुछ बोले पुरानी चादर धोने चली जाती। इसके बाद वह खुद नहाने चली जाती थी। कई बार तो वह इतनी कमजोर हो जाती कि अचानक बेहोश भी हो जाती। उसका चेहरा बुझा-बुझा रहने लगा था। आंखों की चमक जैसे कहीं खो गई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरी मासूम बेटी के साथ आखिर हो क्या रहा है। एक दिन सुबह मैं जल्दी उठ गई और सीधे उसकी कमरे की तरफ चली गई। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, जो दृश्य मेरी आंखों के सामने आया, उसने मेरी रूह तक को हिला दिया। मैं वहीं जड़ हो गई। शर्म, डर और पछतावे से मेरा सिर झुक गया। दिल से बस एक ही आवाज निकली, हे भगवान, ऐसा मंजर किसी माँ को कभी न दिखाना, क्योंकि वहां मेरी बेटी थी और उसके सामने मेरा बेटा। दोस्तों, मैं बहुत कम उम्र में ही विधवा हो गई थी। जब मेरे पति की मृत्यु हुई तब मेरी उम्र सिर्फ 22 साल थी। दरअसल मेरे माँ बाप ने मेरी शादी बहुत छोटी उम्र यानी 18 साल में ही कर दी थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, लेकिन फिर भी मुझे कभी यह एहसास नहीं हुआ कि मैं उनकी अपनी हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि मैं उनके लिए एक बोझ हूँ। मेरे पैदा होने के बाद मेरी माँ के जीवन में कभी कोई खुशी नहीं आई और मेरे पिता को तो हमेशा बेटे की चाहत रही। इसी वजह से वे मुझसे कभी सच्चा प्यार नहीं कर पाए। वे मुझसे हमेशा दूरी बनाकर रखते थे, मुझ पर बेवजह गुस्सा करते थे और मुझे कभी दिल से अपना नहीं पाए। कुछ पारिवारिक मजबूरियों के कारण वे दूसरी शादी भी नहीं कर सके और शायद इसी कारण उनकी सारी नाराजगी मुझ पर ही उतरती रही। यही वजह थी कि उन्होंने मेरी शादी भी बहुत कम उम्र में कर दी। मेरे पति एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। हमारी एक छोटी सी बेटी भी थी। कुछ समय तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन अचानक एक दिन मेरे पति स्कूल से लौटते समय एक सड़क हादसे का शिकार हो गए। उसी जगह उनकी मौत हो गई। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दिन था। ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। कुछ समय बाद मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे अपने घर से भेज दिया। शायद उनकी नज़र में भी मैं एक बोझ ही थी। उन्हें लगता था कि मैं ही उनके बेटे के लिए मनहूस साबित हुई हूँ, मानो उसकी मौत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैं मजबूरी में अपनी बेटी को लेकर मायके आ गई, लेकिन वहां भी मुझे अपनापन नहीं मिला। मेरे अपने माँ बाप भी मुझे बोझ ही समझते थे। मैं अपनी बेटी को सीने से लगाकर घंटों अकेले रोती रहती थी। कुछ समय बीता और फिर मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी तय कर दी। इस बार भी मेरी मर्जी नहीं पूछी गई। जिस व्यक्ति से मेरी शादी हुई उसका पहले से ही एक बेटा था। मेरे पास मेरी बेटी थी। दोनों की उम्र लगभग बराबर थी। इसी वजह से यह रिश्ता तय कर दिया गया। उसके बेटे का नाम ऋतिक था और मेरी बेटी का नाम पारुल। धीरे धीरे हम सब एक साथ रहने लगे। समय बीतता गया। देखते ही देखते पारुल 16 साल की हो गई और ऋतिक 15 साल का। फिर एक दिन मेरे दूसरे पति की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। वे पहले से ही कई बीमारियों से जूझ रहे थे। बहुत इलाज करवाया गया, लेकिन आखिरकार वे भी हमें छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। उनके जाने के बाद ऐसा लगा जैसे घर की सारी रौनक ही खत्म हो गई हो। हालांकि हमारा अपना मकान था, इसलिए रहने की चिंता नहीं थी। घर के एक कोने में मैंने एक छोटी सी दुकान भी खोल रखी थी, जिससे जैसे तैसे घर चल रहा था। एक रात हम सब सो रहे थे कि अचानक बहुत जोर की आवाज आई।
मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा, मैं घबरा गई। आवाज़ ऋतिक के कमरे से आ रही थी। मैं घबराकर उसकी ओर दौड़ी और जैसे ही कमरे में पहुंची मैं हैरान रह गई। कमरे की छत गिर चुकी थी। यह देखकर मैं बहुत घबरा गई थी। लेकिन जैसे ही मैंने ध्यान से देखा तो राहत की सांस ली कि ऋतिक इस छत के नीचे नहीं दबा। वह शायद बाथरूम जाने के लिए उठ गया था। इसी वजह से उसकी जान बच गई। मैंने तुरंत ईश्वर का धन्यवाद किया कि ऋतिक को कोई चोट नहीं आई। अगर उसे कुछ होता तो मैं अपने स्वर्गवासी पति के सामने कैसे जवाब देती। अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम छत को दोबारा बनवा पाते। कमरा तो कबाड़ा ही बन गया था, छत गिर चुकी थी। हमें मजबूरी में उसे उसी हालत पर छोड़ना पड़ा। उसके बाद मैंने अपना बिस्तर रसोई में ही डाल दिया और बच्चों को कमरे में सोने के लिए कहा। बाहर बहुत सर्दी थी, कोई भी बाहर नहीं सो सकता था। कमरे में केवल एक चारपाई और एक बेड था। 2 लोग भी मुश्किल से सो पाते थे, फिर भी यही मजबूरी थी। वास्तव में कमरे में एक दुकान भी थी। मेरे पति ने घर में केवल 3 कमरे बनवाए थे। तीनों लोग तो ठीक ठाक सो सकते थे, लेकिन दुकान के लिए भी एक जगह जरूरी थी, तो मजबूरी में यही करना पड़ा। एक दिन जब मेरा बेटा और बेटी दोनों उसी कमरे में सो रहे थे, तो सुबह कुछ ऐसा हुआ कि मैं चकित रह गई। ऋतिक सुबह उठकर नाश्ता करने भी बैठ गया था, जबकि पारुल अब तक सो रही थी। पारुल हमेशा जल्दी उठ ही जाती थी, लेकिन उस दिन इतनी देर तक नहीं उठी। मैंने उसे आवाज़ दी, लेकिन वह नहीं उठी। थोड़ी देर बाद मैं उसके कमरे में गई और देखा कि वह बेहोश हो चुकी थी। मैं बुरी तरह घबरा गई और डर गई कि उसे क्या हो गया। मैंने तुरंत ऋतिक से कहा कि पास के डॉक्टर को घर बुलाओ। डॉक्टर आए और उन्होंने बताया कि यह बेहोशी कमजोरी की वजह से हुई है। लड़की काफ़ी कमज़ोर है, किसी भारी काम से इसे परेशान मत करना। बस आराम करने दो और पौष्टिक खाना खिलाओ। धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। जब पारुल होश में आई तो मैं उसके पास गई और पूछा कि तुम्हें क्या हुआ। वह बोली कि बस ऐसे ही बैठे बैठे चक्कर आने लगे थे और बेहोश हो गई थी। मैंने उसे कहा कि आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। लेकिन जब मैं नाश्ता लेकर गई तो देखा कि वह अपने कमरे में नहीं थी और बिस्तर पर चादर भी नहीं थी। मैं बाहर गई और देखा कि पारुल चादर धो रही थी। मैंने पूछा, तुम यह चादर क्यों धो रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। मैंने बहुत डांटा और कहा कि यहाँ से उठो, अपने कमरे में जाओ और नाश्ता खाओ, तभी तुम ठीक होगी। लेकिन पारुल ने कहा, नहीं, मुझे यह चादर जरूर चाहिए। ये बिस्तर पर बचाने के लिए है। हमारे घर में केवल एक ही चादर है। मैंने कहा, इतनी जल्दी क्यों, मैं खुद इसे धो दूंगी, उठो और खाना खाओ। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और चादर को छत पर सुखाने चली गई। उसके बाद ही उसने नाश्ता किया और थोड़ी देर के लिए सो गई। ऋतिक भी पहले ही कमरे में सो गया था। मैंने ऋतिक को केवल स्कूल तक पढ़ाया, बाकी अब वह कपड़ों की दुकान में काम करता था। वह बहुत मेहनती था। दुकान मैं खुद ही संभालती थी क्योंकि अधिकतर ग्राहक बच्चे ही आते थे। दिन गुजरते रहे। ऋतिक ने एक दिन मुझसे कहा कि वो खाना खाकर आया है। पारुल पहले ही सो चुकी थी। मैंने भी रसोई में अपनी चारपाई रखी और नींद की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने पहले पति और दूसरे पति को याद कर रही थी। मेरा दूसरा पति बहुत अच्छा था। उसने कभी भी मुझे पहले शादी की याद दिलाकर दुख नहीं दिया और मेरी बेटी को हमेशा अपनी ही बेटी मानता था। मैंने भी कभी ऋतिक को यह नहीं बताया कि वह मेरा सौतेला बेटा है। वह मुझे और मेरी बेटी को सच में अपने घर जैसा प्यार देता था। वह हमारी इकलौती सहारा था, वरना हम 2 औरतें अकेले इतनी मजबूरी में कैसे जिए। वह सच में एक जिम्मेदार, मेहनती और स्नेही बेटा बनकर हमारे घर की रौनक और सहारा बन गया था। एक दिन मैंने उसे कहा कि वह आगे की पढ़ाई प्राइवेट पढ़ ले, क्योंकि अगर उसके पास कोई अच्छी डिग्री होगी तो नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी। वह मेरी बात मान गया। कुछ दिन बाद सुबह सुबह फिर से कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई।
पारुल फिर से बेहोश हो चुकी थी और इस बार उसकी शक्ल देखकर ऐसा लगा जैसे उसके शरीर का सारा खून ही खींच लिया गया हो। वह बिल्कुल पीली पड़ गई थी। मैंने तुरंत डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने वही बात कही और मैंने उसे आराम करने को कहा। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि खाने में क्या खिलाया था। मैंने सारी बातें बताई कि दाल सब्जी और फल खिलाए थे, पूरा दिन कोई काम भी नहीं करवाया था। डॉक्टर ने कहा कि यह गंभीर मामला है, इसे हल्के में मत लें, नहीं तो आपकी बेटी की जान को खतरा हो सकता है। अचानक बेहोश होना और कई घंटे तक बेहोश रहना कोई मामूली बात नहीं है। थोड़ी देर बाद जब पारुल होश में आई तो मैंने उससे कहा कि अगर उसने फिर से कोई भारी काम किया तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं उसके कमरे में गई तो मैं हैरान रह गई। वह बेड की चादर धो रही थी। इस बार मैं उसे दूर से देख रही थी क्योंकि जो भी वह कर रही थी वह मामूली नहीं था। वह बेहोशी से उठकर चादर धो रही थी। मैं सोच रही थी, ये सब क्यों हो रहा है? जब से मेरे बेटे ने उसके कमरे में सोना शुरू किया था, तभी से ये सब हो रहा था। ऋतिक उसके लिए सौतेला भाई था, लेकिन बचपन से दोनों एक साथ बड़े हुए थे। उनके बीच भाई बहन जैसी मोहब्बत थी। फिर ऐसा क्या हो रहा था कि मेरी बेटी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मैं सोचती रहती कि औरत कमजोर तब होती है जब वह बच्चे पैदा करती है, तब उसके अंदर ताकत नहीं रहती। लेकिन जवान लड़कियां यूं बेहोश होने लगती है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। उसने चादर धोकर छांट दी और ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे देखे जाने का एहसास तक नहीं करना चाहती। मैंने रसोई की खिड़की से यह सब देखा, लेकिन मैंने उसे यह एहसास नहीं होने दिया। वह फिर बिस्तर पर आकर लेट गई और ऊपर वाली चादर अपने ऊपर ले ली ताकि मुझे कुछ पता न चले। मुझे यह पता था कि नीचे वाली चादर नहीं है। मैंने उसे नाश्ता और दवाई दी। मेरी दुकान अच्छी नहीं चल रही थी। हमारे यहाँ बड़े ग्राहक नहीं आते थे, सिर्फ बच्चे ही गोलियां और टॉफियां लेने आते थे जो 5 से 10 रुपए देकर चले जाते थे। घर का खर्चा करना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन ये बात मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं बताई और ऋतिक को भी नहीं, क्योंकि वह पहले से ही नौकरी कर रहा था। अगर मैं यह बात बता देती तो वह और भी ज्यादा परेशान हो जाता। ऊपर से डॉक्टर ने कहा था कि बेटी को अच्छी चीज खिलाओ, लेकिन घर में तो दाल रोटी के पैसे भी पूरे नहीं थे। फिर कुछ दिन बाद बहुत ही अजीब हुआ। मैंने अपने बेटे ऋतिक और पारुल को कुछ ऐसी बातें करते हुए सुना जिनकी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। मेरे बेटे ने कहा, यार तुमने तो अभी से ही अपनी तबीयत खराब कर ली है, इस तरह तो नहीं चलेगा। अगर तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है तो फिर हम ये सब नहीं कर सकते। मेरी बेटी ने कहा, नहीं, मुझे यह काम करना है, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते और मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ये सब हो जाएगा। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है। मेरे बेटे ने कहा, अब तो तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकता। तो मेरी बेटी बोली, नहीं, सिर्फ 2-4 हफ्तों की ही बात है, उसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा। ये सब क्या हो रहा था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये दोनों आखिर किस बारे में बात कर रहे थे? एक दिन तो मैंने कुछ ऐसा देख लिया कि मैं सन्न रह गई। सुबह सुबह मेरी बेटी ने फिर से चादर धोकर छत पर सुखा दी और वह एक तरफ खड़ी होकर उल्टियां कर रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या हो गया है तुम्हें? वह घबरा गई और कहने लगी, अचानक से मेरा दिल खराब हो गया। मैंने कहा, यह क्या मतलब हुआ कि दिल खराब हो गया? तुम क्या कह रही हो? और ये चादर बार बार क्यों धोती हो? क्या छुपा रही हो मुझसे? मैंने गुस्से में कहा, अगर मुझे पता चला कि तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की है जिससे मेरी और तुम्हारी इज्जत दांव पर लग जाए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी बेटी हैरान हो गई। उसने कहा, माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही है। लगता है आज आपने कोई फिल्म देख ली है या किसी ने आपके कान मेरे खिलाफ भर दिए हैं, तभी आप ऐसी बातें कर रही है।
मैं ऐसा क्यों करूंगी? और अगर मैंने चादर धो दी तो क्या हो गया? वह गंदी हो गई थी, इसलिए धो दी। आपको पता है, कई दिनों से मेरी तबीयत खराब है। दवाइयाँ खाने की वजह से पेट भी खराब हो जाता है। अगर मुझे उल्टी आ गई तो इसका और कोई मतलब नहीं है। मेरी बेटी मुझसे इस तरह बात कर रही थी। मैं अपना आपा खो बैठी और मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। वह जमीन पर गिर गई। तभी अचानक ऋतिक आ गया। उसने कहा, माँ, आप ये क्या कर रही है? आपने इस पर हाथ क्यों उठाया? मैंने उससे कहा, हाँ, मैंने मारा है और यह तो मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। लेकिन अभी तो मैं पूरी बात तक पहुंची ही नहीं हूँ। जिस दिन मुझे तुम दोनों की सच्चाई पता चल गई, उस दिन देखना क्या होता है। मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे क्या हो गया था। मेरे दिल में जो आ रहा था, मैं वही बोलती जा रही थी, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रात को अचानक मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि मेरे बच्चों के कमरे की लाइट जल रही थी। उस समय तो उन्हें सो जाना चाहिए था। शाम को तो वे कह रहे थे कि आज जल्दी सो जाएंगे। जब मैं कमरे के पास गई तो देखा कि वे सिर्फ जाग ही नहीं रहे थे, बल्कि आपस में बातें भी कर रहे थे और किसी बात पर बहुत ज्यादा खुश भी थे। मेरा बेटा कह रहा था, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। तो मेरी बेटी हंसते हुए बोली, हाँ, खुशकिस्मत तो मैं हूँ, लेकिन कल फिर जब मेरी तबीयत खराब होगी तो माँ मुझे देखकर बहुत परेशान हो जाएगी। कब तक ऐसे झूठ बोलेंगे? तब बेटा बोला, बस कुछ दिन और कर लेते हैं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान रह गई। आज मुझे रहा नहीं गया। मैंने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो मैं और भी हैरान रह गई। उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद क्यों किया था? उसकी वजह क्या थी? वैसे भी अब मौसम बदल रहा था। उन्हें दरवाजा खोलकर सोना चाहिए था। मैंने दरवाजे पर बार बार दस्तक देना शुरू कर दिया, लेकिन इतनी कोशिश के बावजूद भी उन्होंने आधा घंटा तक दरवाजा नहीं खोला। फिर जब मैंने कमरे में देखा तो उनके अलावा कमरे में कोई नहीं था और वह दोनों ऐसे बैठे थे जैसे अभी अभी नींद से उठे हों। मैंने कहा, इतनी देर तक दरवाजा क्यों बंद रखा? तो उन्होंने कहा, हम सो रहे थे। मैंने कहा, झूठ मत बोलो, तुम लोग जाग रहे थे और बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा, हम क्यों इस समय जागेंगे और क्यों बातें करेंगे? हमारा कौन सा कल का पेपर है जिसे हम तैयारी करेंगे? हम लोग तो सो रहे थे। मुझे उनकी हरकतें समझ नहीं आ रही थी। मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। उनके बैठने का अंदाज ऐसा था जैसे अभी अभी नींद से उठे हों। उसके बाद मैंने उनसे कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। लेकिन मैं सोच रही थी कि कोई न कोई गड़बड़ तो जरूर है। मैं ये देखकर और भी हैरान रह गई कि एक दिन मेरी बेटी के बाजू में नीले निशान थे। ये तो जख्म के निशान थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ था। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, छुरी लगी है, लेकिन छुरी तो उंगली पर लगती है, बाजू पर नहीं। मेरी बेटी कुछ ऐसी बातें मुझसे छुपा रही थी। कभी वह बेहोश हो जाती थी, कभी उसके शरीर पर अजीब अजीब तरह के निशान होते थे और कभी उठकर अपने बेड की चादर धो देती थी और मुझे कमरे में कुछ पता नहीं चलता था। मेरा दिमाग इधर उधर जाने लगा। मैं वैसे ही सोचना नहीं चाहती थी। मुझे लग रहा था कि मेरी गलती है। मैंने सोचा, आग और पानी को क्यों एक साथ रखा? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सोच लिया कि मुझे अब क्या करना है। जवान लड़के और लड़की को मुझे एक साथ एक ही कमरे में नहीं सोने देना चाहिए था। गलती तो मेरी ही थी। मुझे इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए था। ऋतिक तो पारुल का सौतेला भाई था, फिर भी बच्चों में इतनी नादानी और डर की स्थिति थी और मैं कैसे भाई बहन को एक ही कमरे में सुला रही थी? ये मेरी ही गलती थी। जब हम ही बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो परेशानियां तो पैदा ही होंगी। अच्छी बुरी बातों का ध्यान तो हमें ही रखना होता है। बच्चे नादान होते हैं और नादानी में कई बार गलतियां कर बैठते हैं। जैसे जैसे ये विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे, मुझे लगा कि अगर यह सारे विचार सही निकले तो फिर इस मामले का कसूर भी मेरा ही होगा।
मैंने अपने बेटे और बेटी पर नज़र रखनी शुरू कर दी थी। एक दिन मैंने देखा कि मेरा बेटा मेरी बेटी को कोई चीज़ लाकर दे रहा था। मैं छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। उसने कहा, "यह तुम्हारी दवाई है, इस परेशानी के लिए इसे ले लो, सब ठीक हो जाएगा।" उसने मेरी बेटी को छुपकर वे गोलियां दे दी। मैं परेशान हो गई। आखिर ये कौन सी दवा है और किस बात की परेशानी है जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं सोच रही थी कि इतनी गंभीर बात छुपाई क्यों जा रही है। मेरी बेटी ने वह गोलियां तुरंत ले ली और अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपा ली। बेटे ने उससे कहा, "रात को सोने से पहले ले लेना, फिर अगले दिन तुम बिल्कुल बेहोश नहीं होगी।" वास्तव में 2-3 दिन तक मेरी बेटी बेहोश नहीं हुई, लेकिन उसके बाद शायद उसकी गोलियां खत्म हो गईं और एक दिन फिर से वह बेहोश हो गई। उस दिन मेरा बेटा घर पर नहीं था। मैंने सोचा कि अब मुझे सही सही जानना ही होगा कि इसमें क्या है। मैंने मौका देखकर बहुत होशियारी से उसकी चादर उसके नीचे से निकाल ली और अपने कमरे में ले आई। मैं देखना चाहती थी कि आखिर उस चादर पर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से मेरी बेटी हर सुबह उठते ही उसे धोने लगती थी और अपनी तबीयत की भी परवाह नहीं करती थी। जब मैंने चादर खोलकर देखा तो पहले मुझे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन ध्यान से देखने पर मैं पूरी तरह हैरान रह गई। उस चादर पर सफेद सफेद बाल लगे हुए थे और पूरी चादर उन्हीं बालों से भारी हो गई थी। मैं सोचती रही कि यह किस चीज के बाल हो सकते हैं। वे बिल्कुल सफेद और छोटे छोटे थे। मैं पूरी तरह घबरा गई। मेरे दिमाग में कई तरह के ख्याल आने लगे, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। मैं लगातार अपनी बेटी और उसकी हरकतों पर नजर रख रही थी। हर पल सोच रही थी कि आखिर क्या हो रहा है। तभी मेरी बेटी को पता चल गया कि मैंने चादर देख ली है। वह मेरे पास आकर बैठ गई और उसकी नजरें बहुत घबराई हुई थी। उसके बाद मैंने उससे पूछ लिया कि क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? तब उसने मुझसे कहा, माँ, वह चादर कहाँ है मैंने उससे कहा, वह तो मैंने धो दी है। ये सुनते ही वह मेरे पास से जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोक लिया। मैंने कहा, मैं सब कुछ देख चुकी हूँ, उस चादर पर जो भी लगा हुआ था, मुझे सच सच बता दो, ये सब क्या है? तुम मुझसे इतने दिनों से क्या छुपा रही हो? मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मेरे दिमाग में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। वह मेरे पास बैठ गई और फिर मेरी बेटी ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, "माँ, आप जैसा सोच रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल हमने देख लिया था कि घर के हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। दुकान भी ठीक से नहीं चल रही थी और भैया भी ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे थे। हमें ऐसा कोई काम नहीं मिल रहा था जिससे हम कुछ मदद कर सके।" फिर उसने आगे बताया, भैया के एक दोस्त के पास कुछ बहुत छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे थे, करीब 3 या 4। वह उन्हें संभाल नहीं पा रहा था, इसलिए उसने हमें वह काम दे दिया। हमें उन्हें संभालने के बदले कुछ पैसे मिलने लगे। भैया पूरा दिन वहीं रहते थे, लेकिन रात को उन्हें आराम भी करना होता था, इसलिए वे उन बिल्ली के बच्चों को कमरे में ले आते थे और मैं उनकी देखभाल करती थी। उसने कहा, उनके बाल चादर पर लग जाते थे, इसलिए मैं हर सुबह चादर धो देती थी। हमें पता था कि आपको ये सब पसंद नहीं है, इसलिए हमने आपको कुछ नहीं बताया। हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, बाद में मुझे पता चला कि मुझे बिल्ली के बालों से एलर्जी हो जाती है। इसी वजह से मैं बेहोश हो जाती थी। भैया जो दवाइयाँ लाकर देते थे वो भी इसी एलर्जी के लिए थी, ताकि मुझे कुछ ना हो। माँ, भैया का वह दोस्त बहुत अमीर है और उसने इस काम के लिए हमें बहुत पैसे दिए। वह हमें एक दिन के 1000 रुपए देता था। आज उन बच्चों का हमारे घर में आखिरी दिन था, क्योंकि अब वह उन्हें लेकर दूसरे शहर चला गया है। तो हमने इतने पैसे कमाए हैं कि उनके बदले घर की छत भी डलवा सकते हैं और घर का कुछ राशन भी ला सकते हैं। हमें पता था कि आपको पालतू जानवर पसंद नहीं है, इसलिए हमने आपको यह बात नहीं बताई। लेकिन आपने हमारे बारे में क्या-क्या सोच लिया, हम पर इतना शक किया। आपने जो बातें हमारे बारे में की, वह हमारे दिल में जैसे तीर की तरह लगी।
मैं जानती हूँ कि वह मेरा सौतेला भाई है, लेकिन वह मेरे लिए भाई से भी ज़्यादा है। उसने हर बार सिर्फ हमारे बारे में ही सोचा। जबकि देखा जाए तो उसके अपने पिता तो इस दुनिया में नहीं है और उसके रिश्तेदार भी बहुत अमीर हैं, जो उसके साथ रह सकते थे। फिर भी वह हमारे साथ है क्योंकि वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। उसने हमेशा मुझे अपनी सच्ची बहन ही माना। उसने कभी मुझे कोई गलत बात नहीं की और हमेशा हमारा साथ दिया। वह हमारे लिए बहुत कुछ करता है। पूरा दिन वह काम करता और रात में मैं उसकी मदद करती। वह कहता था कि रात को भी वह ये सब कर लेगा क्योंकि दिन भर तो वह मेहनत करता रहा। इसलिए मैंने उससे कहा, रात को तुम आराम करो, बच्चों को मैं देख लूंगी। इसीलिए मैं उसकी मदद कर रही थी। मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ और मैं खुद पर गुस्सा भी हो रही थी। मैंने अपने बच्चों के बारे में क्या-क्या गलत सोच लिया था। मेरे बच्चे उससे भी कई गुना अच्छे हैं। मैंने उनके बारे में जितनी गलत बातें सोची, उतनी सोचनी भी नहीं चाहिए थी। हमने यह सब बात ऋतिक को नहीं बताई। पारुल ने भी उसे कुछ नहीं बताया क्योंकि अब यह काम वैसे भी खत्म हो गया था। मैं उसकी नजरों में और गिरना नहीं चाहती थी। कुछ दिन बाद ऋतिक ने उसे कमरे की छत डलवा दी और अब हमारे घर का कमरा ठीक हो गया था। धीरे धीरे हमने बहुत मेहनत की। मेरी बेटी ने भी घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। हमारे हालात पहले से बेहतर होने लगे। अब हमारे घर में पहले जैसी तंगी नहीं रही। मैं यह देखकर बेहद खुश थी कि बच्चों ने भी अपनी जिम्मेदारी समझ ली है और अपनी मेहनत से घर की मदद कर रहे हैं। जिंदगी ने मेरे साथ बहुत बड़ा किया। ईश्वर की असीम कृपा से मुझे इतने अच्छे, मेहनती और समझदार बच्चे मिले। चाहे वे मेरे अपने थे या पराए, उनके दिल में सच्चाई और लगन थी। वे जानते थे कि अभी उनके मेहनत के दिन है, हाथ पर हाथ रखकर बैठने का समय नहीं है। उनके सिर पर पिता का सहारा नहीं था और मैं भी कुछ खास कर पाने की शक्ति नहीं रखती थी लेकिन उन्होंने यह समझ लिया कि मेहनत ही उनके भविष्य की नींव है और यही उनकी समझदारी की सबसे बड़ी बात थी। ईश्वर की कृपा से अब सब कुछ ठीक हो गया। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। जैसा मैं सोच रही थी वैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा भी हो सकता था। अगर ऐसा होता तो मैं कहाँ जाती और मेरे बच्चों का क्या होता? यही सोचकर मेरा दिल अभी भी कांप जाता है। आखिर में मैं इतना कहूंगी कि जो ऊपर वाला चाहता है वही होता है। मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं और उनके दिल में कोई बुरी सोच नहीं है। फिर भी मैं उन सभी माँओं को यह नसीहत देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों के साथ हमेशा थोड़ी एहतियात रखें। वही गलती न करे जो मैंने की। मुझे अपने बच्चों को एक ही कमरे में नहीं रखना चाहिए था। जो कुछ हुआ वह हो भी सकता था। अगर ऐसा हो जाता तो सब कुछ खत्म हो जाता। मेरे बच्चे समझदार थे, शायद इसीलिए मुझे डरावनी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन यह अनुभव मुझे सिखाता है कि माता-पिता के लिए सतर्क रहना कितना ज़रूरी है। अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनकी ज़िंदगी पर नज़र रखें। यह जानने की कोशिश करें कि वे कब क्या कर रहे हैं। उनके साथ प्यार करना ज़रूरी है, लेकिन थोड़ी सख्ती और समझ भी रखें। जानने की कोशिश करें कि वे क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत। यह सतर्कता उनके और आपके जीवन दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। जब बच्चे जवान हो जाए तो उनका बिस्तर अलग कर देना चाहिए। यह न सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए, बल्कि उनकी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के लिए भी ज़रूरी है। मैं आपसे यही कहूँगी, अपने बच्चों का ध्यान रखें, उन्हें प्यार दें, उन्हें सही मार्ग दिखाएं और उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा जागरूक रहे। याद रखिए, माता-पिता की समझदारी और सतर्कता ही बच्चों के भविष्य की नींव बनती है। जो काम आपने हाथ में लिया है, उसे पूरी लगन और प्यार के साथ निभाएं। बच्चों के प्रति प्यार, देखभाल और थोड़ी सख्ती का संतुलन ही उन्हें समझदार और जिम्मेदार बना सकता है। दोस्तों, ना
उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत आभारी हैं। धन्यवाद।